हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान के इतिहास में मारवाड़ के राठौड़ वंश के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। आज हम बात करेंगे मारवाड़ के राठौड़ वंश का अगला जो शासक है राव चंद्रसेन। उस राव चंद्रसेन की हम बात करते हैं। इससे पहले हमने दोस्तों बात की है राणा जो कुंभा है, यानी कि राव जोधा और राणा मालदेव के मध्य हमने बात की। और दो युद्धों के बारे में बात की, एक तो गिरीश सुमेल का युद्ध और दोस्तों एक हमने पाहेबा या साहेबा का युद्ध हमने बात की थी। आज हम दोस्तों जो राव चंद्रसेन है उसकी हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, राव चंद्रसेन है उसका उनका जो टाइम पीरियड था दोस्तों, यानी कि 1562 से लेकर 1581 तक वो शासन करते हैं, उसकी हम चर्चा कर। देखिएगा दोस्तों, आपको पता है राव मालदेव के 4 पुत्र थे और इन चारों पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध भी होता है, ठीक है। और उत्तराधिकार के युद्ध के पश्चात उत्तराधिकार के युद्ध में राव जो चंद्रसेन है वो विजित हुए। दोस्तों एक बार फिर से देखिएगा, राव चंद्रसेन है ये राव मालदेव के पुत्र होते हैं और राव मालदेव के 4 पुत्र होते हैं। उन चारों पुत्रों में जब उत्तराधिकार का युद्ध होता है उसमें राव चंद्रसेन जीत जाते हैं और मारवाड़ की गद्दी पर बैठ जाते हैं, ठीक है। देखिएगा, राव चंद्रसेन ने 1562 से लेकर 1581 तक मारवाड़ क्षेत्र पर वो शासन करते हैं, ठीक है। इस उत्तराधिकार के युद्ध में दोस्तों क्या होता है कि जो राव चंद्रसेन के जो बड़े भाई हैं यानी कि राम सिंह जब युद्ध में हार जाते हैं तो दोस्तों ये मुगल सम्राट अकबर की शरण में चले जाते हैं। और अकबर की शरण में जाने के बाद में अकबर से एक तो मारवाड़ की गद्दी और आर्थिक सहायता और सैनिक सहायता वो मांगते हैं और अकबर उनको आश्वासन देते हैं कि हम आपकी जो मारवाड़ की गद्दी भी आपको देंगे और आपको आर्थिक और सैनिक सहायता भी प्रदान करेंगे दोस्तों। तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। देखिएगा, इस प्रकार अकबर ने 1564 ईस्वी में अपने सेनापति, देखिएगा एक सेनापति होता है हुसैन कुली खां, ठीक है। हुसैन कुली खां को राव चंद्रसेन के खिलाफ मारवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजते हैं। और दोस्तों क्या होता है कि हुसैन कुली खां के आक्रमण का सामना राव चंद्रसेन नहीं कर पाते और दोस्तों ये मारवाड़ को छोड़कर कहाँ चले जाते हैं, भादराजून चले जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार हुसैन कुली खां ने मारवाड़ क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। यानी कि जब राव चंद्रसेन दोस्तों भादराजून चले जाते हैं मारवाड़ को छोड़कर, तो हुसैन कुली खां मारवाड़ पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं, ठीक है। और राव चंद्रसेन ने 1564 से लेकर 1570 ईस्वी तक मारवाड़ क्षेत्र से वो क्या होता है, निर्वासित हो जाते हैं। कहने का मतलब दोस्तों ये 6 साल तक के मारवाड़ क्षेत्र से वो निष्कासित हो जाते हैं, निर्वासित हो जाते हैं, ठीक है। और उससे पर हुसैन कुली खां का साम्राज्य स्थापित हो जाता है, यानी कि अकबर का साम्राज्य स्थापित हो जाता है, ठीक है। देखिए इसके बाद में होता क्या है कि जो 1564 से लेकर 1570 ईस्वी तक मारवाड़ पर अकबर का आधिपत्य रहा, किंतु दोस्तों 1570 में पुनः मारवाड़ के राठौड़ ने मुगल प्रभाव को समाप्त करके दोबारा से मारवाड़ पर अपना अधिकार कर लेते हैं, ठीक है। इसके पश्चात अकबर ने राजपूत राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए दोस्तों नागौर दरबार लगाते 1517 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। यानी कि जो नागौर दरबार है, ये नागौर दरबार कब लगाते हैं, 1570 में, ठीक है। और राजस्थान के अनेक राजपूत शासक इसमें उपस्थित होते और उन्हें अपनी अधीनता स्वीकार कर लेते। लेकिन दोस्तों आपको पता है 2 ही ऐसे शासक हैं जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की करते हैं नागौर दरबार में दोस्तों। एक तो मारवाड़ का राव चंद्रसेन और मेवाड़ के कौन से दोस्तों आपको पता है, यानी कि आपको पता है दोस्तों, यानी कि महाराणा प्रताप, ठीक है। देखते हैं आगे दोस्तों इसके बारे में और देखते हैं। देखिएगा, इस दरबार में मेवाड़ के राणा प्रताप और मारवाड़ के राव चंद्रसेन दोस्तों इनकी अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। यानी कि मारवाड़ के जो शासक है यानी कि राव चंद्रसेन और मेवाड़ के शासक जो प्रताप है, महाराणा प्रताप है, इनके अलावा लगभग सभी राजपूत शासकों के द्वारा अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली जाती है दोस्तों, ठीक है। देखिएगा आगे बात होती है क्या कि जब राव चंद्रसेन नागौर दरबार में उपस्थित हुए तो किंतु उस दरबार की जो संस्कृति थी वो संस्कृति राव चंद्रसेन को पसंद नहीं आती है। तब वो नागौर दरबार को निष्कासित करके कहाँ चले जाते हैं, भादराजून चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि अकबर को इस बात का पता चलता है कि राव चंद्रसेन मेरी अधीनता स्वीकार उन्होंने नहीं किए और भरे दरबार में छोड़कर निकल जाते हैं।
तो वो एक अपना दूसरा सेनापति होता है, यानी कि जलाल खां को राव चंद्रसेन का पीछा करने के लिए भेजते हैं, लेकिन जलाल खां यानी कि राव चंद्रसेन को पकड़ नहीं पाते हैं और उनका जो ये भी अभियान वो असफल हो जाता है। फिर दोस्तों क्या होता है कि जो मुगल सम्राट अकबर ने अंतिम रूप से एक सेनापति होता है शाहबाज खां, ठीक है, यानी कि जो शाहबाज खां है, ये शाहबाज खां भी दोस्तों क्या करते हैं, यानी कि जो शाहबाज खां भी क्या करते हैं कि 1575-76 में राव चंद्रसेन को खिलाफ भेजा जाता है, किंतु राव चंद्रसेन भी यानी कि ये राव चंद्रसेन को भी शाहबाज खां नहीं पकड़ पाते, उनका भी प्रयास असफल होता है। फिर क्या होता है दोस्तों, आपको होता है फिर मुगलों का अधिकार होता है मारवाड़ पर, लेकिन जो मारवाड़ पर मुगलों का अधिकार होता है तो राव चंद्रसेन की अनुपस्थिति में होता क्या है कि जो बीकानेर का एक राजा होता है यानी कि राव कल्याणमल, और उन राव कल्याणमल का पुत्र था राय सिंह को 1572 में मारवाड़ का सूबेदार यानी कि प्रशासक नियुक्त कर दिया जाता है अकबर के द्वारा, क्योंकि आपको पता है जो कल्याण सिंह है यानी कि बीकानेर के, ठीक है, उन्होंने बीकानेर के राव कल्याण सिंह और उसका पुत्र राय सिंह दोनों 1570 में यानी कि नागौर दरबार के अंदर अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। इस रीजन से क्या होता है दोस्तों, रायमल को मारवाड़ का सूबेदार घोषित कर दिया जाता है, नियुक्त कर दिया जाता है। देखिए दोस्तों, इस राव चंद्रसेन को मारवाड़ से बाहर विभिन्न क्षेत्रों से वो चले जाते हैं, यानी कि कहाँ कहाँ जाते हैं। देखिए दोस्तों, वैसे एक तो भादराजून से वो दोस्तों शिवाणा से सारण के जंगलों में जाते हैं, ठीक है, यानी कि ये जो सारे के सारे दोस्तों ये वैसे पाली क्षेत्र से संबंधित है, लेकिन दोस्तों ये जो सिवाना बाड़मेर में पड़ता है वैसे, ठीक है, पहले ये पाली में ही था। तो ये तीनों क्षेत्र भादराजून, सिवाना और सारण है, ये सारण की जो जंगल ये पाली क्षेत्र में ही पड़ते हैं। देखिए दोस्तों, फिर क्या होता है दोस्तों कि जब ये जो राव चंद्रसेन हैं ये जब मारवाड़ से निकल जाते हैं तो उन्होंने अंतिम समय पाली की सीमाओं में रहकर ही अंतिम समय बिताया, और वहाँ पर अकबर के खिलाफ दोस्तों वो गुरिल्ला युद्ध पद्धति आरंभ उन्होंने सीखी, यानी कि अकबर का सामना करने के लिए गुरिल्ला युद्ध पद्धति उन्होंने प्रारंभ कर दी। और लेकिन दोस्तों क्या होता है कि जो 1581 में जो राव चंद्रसेन है उनकी पाली के अंदर एक सचियाप नामक स्थान पर उनकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने के बाद में वहाँ पर राव चंद्रसेन की समाधि भी बनाई जाती है, और राव चंद्रसेन की समाधि में 5 स्त्रियों की मूर्तियाँ लगा दी जाती है, यानी कि वहाँ पर स्थापित की जाती है। इसलिए उस स्थान को महासती का स्थान या सचियाप यानी कि महासतियों का स्थान कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, तो याद रखिएगा सचियाप, ठीक है। देखिएगा 5 स्त्रियों की मूर्ति लगाई जाती है, ठीक है, और वहाँ पर महासती का स्थान होता है दोस्तों। इस राव चंद्रसेन की 4 उपाधियाँ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। देखिएगा, राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का अग्रदूत कहा गया है, मारवाड़ का प्रताप कहा गया है, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा भी कहा गया, और विस्मृत नायक भी कहा गया, ठीक है। तो ये सारी की सारी उपाधियाँ किसकी है दोस्तों, राव चंद्रसेन की, और इनको इनके द्वारा दी गई, किस काम के लिए उनकी उपाधि दी गई दोस्तों, यानी कि अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करने के कारण इनकी ऐसी उपाधियाँ दी गई है। क्योंकि आपको पता है कि महाराणा प्रताप का अग्रदूत यानी कि महाराणा प्रताप भी यानी कि अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, ठीक है, इसीलिए मेवाड़ का प्रताप भी कहा गया है, और मारवाड़ का भूला बिसरा राजा भी कहा गया, क्योंकि वो मारवाड़ को छोड़ देते हैं, भादराजून चले जाते हैं, सिवाना चले जाते हैं, सारण के किलों सारण के जंगल वहाँ पर भी चले जाते हैं, ठीक है, यानी कि अधिकांश समय भारी उन्होंने बिताया, इसीलिए उसको मारवाड़ का भूला बिसरा राजा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके पश्चात दोस्तों राव चंद्रसेन राजस्थान के पहले शासक जिन्होंने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया, यानी कि मोटा राजा उदय सिंह जिन्होंने पहले शासक जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की, ठीक है। हम बात करेंगे अगला शासक मोटा राजा उदय सिंह, उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की, और राजस्थान के पहले शासक कौन से जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, यानी कि उनका नाम है राव चंद्रसेन, ठीक है। बात करते हैं आगे दोस्तों। इसके पश्चात मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। तो दोस्तों इन 2 शासकों के बारे में आपको याद रखना है, यानी कि राव चंद्रसेन
रावचंद्र सेन मारवाड़ के हैं और मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए दोस्तों, अकबर द्वारा रावचंद्र सेन को पकड़ने के लिए जो 3 जो सेनापति वो भेजते हैं, लेकिन उनका अगर हम क्रम देखें दोस्तों, पहले कौन जाता है दोस्तों, जो हुसैन कुली खां वो भी असफल होते हैं, दूसरा जलाल खां ये भी असफल होते हैं, और तीसरा दोस्तों कौन था, साहबाज खां ये भी असफल हो जाते हैं। किनको पकड़ने के लिए, रावचंद्र सेन को दोस्तों। तो दोस्तों आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही है। ठीक है, अगला शासक दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि जो मोटा राजा उदय सिंह थे वो पहले मारवाड़ के शासक हैं जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की। दोस्तों स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। देखिए दोस्तों, मोटा राजा उदय सिंह, पहले तो आप इसको समझिएगा, मोटा राजा यानी कि वो शारीरिक रूप से, यानी कि उनकी शारीरिक जो बनावट थी दोस्तों, ये थोड़ा उनका थोड़े मोटे थे, इसलिए उनको मोटा राजा कहा गया है। ठीक है, यानी मोटा राजा उदय सिंह। देखिए उनका टाइम पीरियड था 1583 से लेकर 1595 तक ये मारवाड़ के शासक बनते हैं। ठीक है, यानी कि मोटा राजा उदय सिंह पहले ही अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुके थे, इसीलिए अकबर की सहायता से वो क्या करते हैं, मारवाड़ की गद्दी को लेते हैं, यानी कि मारवाड़ की गद्दी को स्वीकार करते हैं। ठीक है, मोटा राजा उदय सिंह अकबर की अधीनता को स्वीकार किया जो मारवाड़ के पहले शासक थे, यानी कि इससे पहले कि उन्होंने किसी ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा विरोध अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करने का विरोध यानी कि रावचंद्र सेन के द्वारा किया जाता है, लेकिन मोटा राजा उदय सिंह वो स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे दोस्तों। देखिएगा, इनके बारे में अगर देखिए दोस्तों और बातें देखें तो इनको मोटा राजा उदय सिंह क्यों कहा गया, यानी कि उनकी जो शारीरिक बनावट है वो काफ़ी मोटी थी, इसलिए इसको मोटा राजा उदय सिंह कहा गया है। ठीक है, देखिएगा। देखिए, मोटा राजा उदय सिंह ने मुगलों को राजनीतिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए, यानी कि राजनीतिक जो संबंध थे दोस्तों मुगलों की, उसको मजबूत करने के लिए ये अपनी पुत्री थी, यानी जगत गोसाई, यानी कि जगत गोसाई कह लो या मानबाई का विवाह, यानी अकबर का एक पुत्र था सलीम, यानी कि हम सलीम को आगे जाके जहांगीर कहा गया, जहांगीर के साथ वो अपनी पुत्री जगत गोसाई का विवाह कर देता है। ठीक है, कौन, मोटा राजा उदय सिंह। आगे चलकर दोस्तों जगत गोसाई और सलीम के विवाह के बाद में उनका एक पुत्र होता है, यानी कि खुर्रम होता है, जो आगे जाके शाहजहां के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, वैसे खुर्रम उसकी उपाधि होती है। ठीक है, तो खुर्रम यानी कि शाहजहां का जन्म होता है। जगत गोसाई को जोधा भाई भी कहा गया। दोस्तों ये जो जोधा भाई है इसमें इतिहासकारों में काफ़ी कन्फ्यूज है। ठीक है, तो याद रखिएगा, राजस्थान के इतिहासकारों को में यह तथ्य को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज है, जोधा भाई उपाधि है या नाम है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों सूर सिंह की बात अगर करें दोस्तों, यानी कि जो आपका कहने का मतलब है मोटा राजा उदय सिंह के पश्चात जो सूर सिंह शासक बनते हैं, उनका जो टाइम पीरियड था दोस्तों ये 1595 से लेकर 1619 ईस्वी तक वो मारवाड़ के शासक बनते हैं। और दोस्तों जो सूर सिंह थे ये दो मुगल सम्राटों के समकालीन थे, एक तो अकबर के और जहांगीर के। ठीक है, अकबर ने 1604 ईस्वी में सूर सिंह को सवाई राजा की उपाधि देते हैं। ठीक है, तो सवाई राजा की उपाधि अकबर के द्वारा सूर सिंह को दी जाती है। ठीक है, क्योंकि वो उसके समकालीन था। ठीक है, फिर उसकी जो पुत्र थे सलीम यानी कि जहांगीर के भी वो समकालीन थे। ठीक है, सूर सिंह का जो राज्याभिषेक होता है दोस्तों लाहौर में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी सूर सिंह का राज्याभिषेक लाहौर में हुआ। जैसे ही 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के पश्चात अपनी सेवाएं जहांगीर को देना प्रारंभ कर देता। कौन, यानी कि सूर सिंह। इसीलिए यानी कि अकबर और जहांगीर का समकालीन था। ठीक है, जहांगीर के समय में खुर्रम को मेवाड़ अभियान के लिए भेजा गया। खुर्रम जब मेवाड़ अभियान पर था तब सूर सिंह ने खुर्रम की सहायता प्रदान की। इसी सहयोग से खुर्रम मेवाड़ अभियान में सफल होते हैं। अब उसने मेवाड़ के शासक अमर सिंह ने जहांगीर की अधीनता को स्वीकार कर लेता है, यानी कि स्वीकार कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली है, यानी कि मोटा राजा उदय सिंह और दूसरा जो शासक है सूर सिंह, इसके बारे में हमने बात कर ली दोस्तों। फिर दोस्तों हम कल बात करेंगे, यानी कि जो अगली जो मारवाड़ के शासक उनकी हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगा है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है इसके लिंक को अपने फ्रेंड सर्किल में, लाइब्रेरी ग्रुप हो चाहे एजुकेशन कोई सा भी ग्रुप हो, वहाँ पर इसके लिंक को शेयर कीजिएगा। ठीक है, और इसके साथ ही
जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के पश्चात दोस्तों जो बेल आइकन आता है उस बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी यहाँ से मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए। ठीक है, तो दोस्तों हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।